देखिए इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम नहीं चल रहा। अगर आप सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न सिंध का एक सूबा बनाना चाहते हैं तो उसका 239(4) में आइन में तरीका यह है कि आप 2/3 मेजॉरिटी पहले नेशनल असेंबली से लें और 2/3 मेजॉरिटी पंजाब असेंबली की हो और 2/3 मेजॉरिटी सिंध की हो जिनके बॉर्डर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, और आप ये काम कर सकते हैं। फैसलाबाद का एक मेयर होगा या गुजरांवाला का एक मेयर होगा या मुल्तान का एक मेयर होगा जिसको लाहौर अपने पैसे दे देगा कि भाई आप मेयर मुल्तान हैं या भावलपुर हैं। वो तो आपने किया नहीं, पैसे सारे लाहौर में रुक गए। तो अब आप, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का निजाम नहीं चल रहा और आपने कभी भी नहीं चला सके, क्या सिर्फ निजाम में मसला है कि ये सूबे बड़े हैं, डिवॉल्व नहीं हो रहे, हमें छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, या इस निजाम में जो लोग मौजूद हैं उनमें भी मसला है? बेहतरीन गवर्नेंस और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अगर सूबे बनाए जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जाते हैं, मेरा ख्याल है ये दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये आज से नहीं, पिछले 25 साल से पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। अगर किसी सूबे का इंचार्ज और मुझे उस सूबे में 100 रुपए दिए जाएं कि आपने इसमें 32 जिलों या 36 जिलों या 40 जिलों के अंदर ये काम करना है, और मैं उसमें से एक जिले के पैसों से अपनी गाड़ी ले लूं या जहाज ले लूं या मोटरसाइकिल ले लूं या कुछ ले लूं, तो फिर जब आप मुझे किसी और निजाम में डालेंगे तो भी मेरा दिल यही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत है तो इसे होना चाहिए। अगर अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से अवाम ने फैसला करना है, उन्होंने नहीं। उनका कहना था कि दहशत गर्दों से बातचीत की गुंजाइश नहीं, उन्हें हथियार डालना होंगे। उनकी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है तजियाकार माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर डॉक्टर हामिद अल मशरिकी साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह से मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आज DG ISPR तर्जमान पाक फौज ने सिक्योरिटी, सियासी, इंतज़ामी हवाले से डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका कहना था कि अगर अवाम की ख्वाहिशात या अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, सिक्योरिटी इशूज़ हल नहीं हो रहे, तो उसके लिए इंतज़ामी रीसेट भी किया जा सकता है। गुड गवर्नेंस के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ये सियासतदानों ने करना है और आइन और कानून के मुताबिक करना है। ज़रा इस पर अपनी टेक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया अनवर रजा साहब। अगर आप पिछले 24 घंटों के इवेंट्स को देखें तो ये इवेंट्स जो हैं ये बड़ी वाज़े तौर पर एक तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा ये है कि कहीं ना कहीं ये बात अब मुकम्मल तौर पर ताकतवर हलकों में स्टैंड हो गई है कि मौजूदा गवर्नेंस मॉडल जो है वो बदतरीन तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी वजह बार बार हम कहते आए हैं कि बहुत सारी वजूहात हैं, नाहल लोगों का बहुत सारी जगहों के ऊपर आना, बहुत सारे मामलात, हुकूमत या वज़ीर आज़म की अच्छी नीयत, नेक नीति होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि एक बड़ी क्लियर कल जो मोहसिन नकवी साहब की स्पीच है और आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप उसके जोड़ें थोड़ा सा तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एक चार्ज शीट तैयार की गई है मौजूदा सिस्टम और मौजूदा गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत के खिलाफ। वहीं पर एक नैरेटिव जो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी इसके बड़ा हक में हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाकर भी बेहतर हुक्मरानी की जाती है। आज जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है और जो बड़े बड़े शहर हैं वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हैं, उन सूरत हाल के अंदर 16-16 या 15-15 या 6-6 करोड़ आबादी वाले सूबे, एक एक सूबे को नहीं चलाया जा सकता बतौर एक सूबा के। मेरा ख्याल है कि देखें दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, आप UK की मिसाल ले लें, आप सबकी उन्होंने छोटी छोटी, चाहे काउंसिल्स कह लें, काउंटीज कह लें या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कह लें, उन्होंने उसी को बनाकर जो है वो अपने आप को दोबारा तरक्की की है। आज जहां पर हम खड़े हैं DG ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है और ये क्लियर मैसेज के साथ साथ आपको आइंदा आने वाले दिनों में इसमें डेवलपमेंट भी नजर आएगी। मैं पहले भी कई बार कह चुका था कि कहीं ना कहीं
जहां पाकिस्तान ने इंटरनेशनली इतना स्टेचर गेन किया, इसमें डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल साहब के किरदार को सराहा गया, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बट वहीं पर मैं, आप, साद रसूल, हम सारे एक ही बात करते रहे कि इस सारी कामयाबी का ग्रास रूट पर बैठे हुए गरीब आदमी को क्या फायदा है। एक पाकिस्तानी जिसको वर्ल्ड लेवल या जियो पोलिटिकल इशूज से कोई सरोकार नहीं, उसको ये सरोकार है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, आटा घी दस्तरस से बाहर हो रहे हैं, तो वो किस तरह कह सकता है कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। उसकी तो पाकिस्तान की कामयाबी सिर्फ एक सूरत में नजर आएगी और वो है उसका। नहीं तो डॉक्टर साहब, जो DGISPR ने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने 2 रोज पहले इसी तरह की गुफ्तगू की है, वो कि उन्होंने उनके बयान पर तबसरा नहीं किया, उन्होंने गुरेज किया, लेकिन ये जो सियासी निजाम है इस पर अदम इत्मीनान किया जा रहा है। देखें अनवर रजा साहब, बात ये है कि अगेन सियासी निजाम की जब हम बात करते हैं तो निजाम वही बात है कि बहुत सारी उसमें कबाहतें हैं, लेकिन निजाम की कंटिन्यूटी रह सकती है। निजाम की कंटिन्यूटी के साथ उसका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल या गवर्नेंस मॉडल चेंज किया जाता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। देखें पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, जमहूरियत सिर्फ इस इलेक्शन का और इसका नाम नहीं है। जमहूरियत के अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर पब्लिक जो विल है, जो लोगों की राय आमा है, उसको डायरेक्टली अहमियत दी जाती है। सदारती निजाम भी जमहूरी निजाम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जमहूरी निजाम है, इसी तरह जो गवर्नर जनरल का निजाम होता है या जो चांसलर का इलेक्शंस होते हैं जर्मनी में, वो सब एक जमहूरी निजाम है। तो जमहूरी निजाम से मुराद हमारी जमहूरियत खाली ना ली जाए। जमहूरी निजाम हर वो निजाम होगा जिसमें आवाम की राय को मुकद्दम रखा जाए। अब वक्त आ गया है, पिछली जो कुछ भी हुआ, मैं इसके अंदर मैं कभी भी आई डोंट लाइक टू गो इनटू पास्ट। मैं ये समझता हूं कि अब बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि राइट डायरेक्शन ली जाए, राइट लोगों को इंप्लीमेंट किया जाए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि विल और नीयत का होना बड़ा जरूरी है। देखें, मैं आप हम सब जानते हैं कि मुल्क के अंदर अंदरूनी तौर पर हालात बहुत चैलेंजिंग हुए हुए हैं। हमारा दुश्मन जो है कहीं वो बलूचिस्तान में हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं कश्मीर के अंदर सूरत हाल आप देख रहे हैं। KPK में आए रोज दहशतगर्दी हो रही है, हमारे जवान कुर्बानी दे रहे हैं, आवाम कुर्बानी दे रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानी दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जमहूरी सिस्टम पर एतबार उठ रहा है। इस एतबार को बहाल करने के लिए बेहतरीन गवर्नेंस और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अगर सूबे बनाए जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जाते हैं, मेरा ख्याल है ये दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये आज से नहीं, पिछले 25 साल से पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में इस पे बड़ा काम हुआ, फिर उसके बाद मैं खुद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए, कुछ चीजें की, और उसके अंदर इन सजेशंस को हमने बड़ा खुल के डिस्कस किया। देखें, पाकिस्तान को जरूरत है ग्रास रूट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन की, ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के साथ इंटरेक्शन की। लोग जो हैं मतलब चीफ मिनिस्टर हाउस आने के लिए उनको लाहौर आना पड़ता है, मुल्तान, बावलपुर और डेरा गाजी खान के लोगों को। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसी तरह KPK में देख लें तो लंडी कोतल से लेकर तो हजारा तक, इसी तरह आप सिंध में देख लें तो नवाब शाह सखर से लेकर कराची तक, खाली कराची जो है। मुझे डॉक्टर साहब अगर इजाजत दीजिए तो बैरिस्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। बैरिस्टर साहब, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सियासी, इंतजामी, सिक्योरिटी इशूज़ पर तफसीली मुफस्सल गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि अगर अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे तो इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है, और गुड गवर्नेंस के लिए जो कुछ करना चाहिए वो हमें करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बहुत कुछ करना है, सिक्योरिटी इशूज़ को अगर बेहतर करना है तो उसके लिए जो गुड गवर्नेंस है उसका होना ज़रूरी है। तो इससे पहले 2 रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी निज़ाम को रीसेट करने की बात की। कल उन्होंने निज़ाम को रीसेट करने की बात की। उन्होंने कहा जब तक ये रीसेट नहीं होगा ये मसाइल जूं के तू रहेंगे। उनके बाद आज DGISPR की तरफ से इस तरह के बयानात, क्या सियासी निज़ाम में कोई तब्दीली देख रहे हैं, कोई हलचल देख रहे हैं, गुड गवर्नेंस के हवाले से फिर एक इदारे का रोल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? पहली तो बात ये कि मोहसिन नकवी साहब ने कल कह दिया था, आज DGISPR को कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब इट्स इफेक्टिवली जब मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया तो बात हो गई। देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम नहीं चल रहा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत की सतह बढ़ रही है, इकोनॉमिक इश्यूज हमारे बढ़ रहे हैं। हमारा इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि निज़ाम ये ठीक नहीं चल रहा। ये बात करनी कि क्या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज़्यादा होने चाहिए, तो उसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। भारत में छोटे सूबे हैं, दीगर दुनिया के ममालिक के अंदर ये इस तरह के मॉडल्स हैं। जमहूरियत के अंदर आप छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना सकते हैं।
اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک آئینی قانونی اس کا پروسیس ہے جس کے اندر 2/3 میجورٹی چاہیے نیشنل اسمبلی سے بھی اور 2/3 میجورٹی چاہیے ان متعلقہ آرٹیکل 239 سب کلاس 4 کے اندر ان متعلقہ صوبوں سے بھی جن کی باؤنڈریز امپیکٹ ہو رہی ہیں. تو اگر آپ پنجاب اور سندھ کی باؤنڈری لیٹ سے امپیکٹ کر کے دونوں کو چینج کر کے اگر آپ سدرن پنجاب اور ناردرن سندھ کا ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا 239(4) میں آئین میں طریقہ یہ ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی پہلے نیشنل اسمبلی سے لیں اور 2/3 میجورٹی پنجاب اسمبلی کی ہو اور 2/3 میجورٹی سندھ کی ہو جن کے بارڈرز امپیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں, یہ کیا جا سکتا ہے, یہ شاید اچھا بھی ہو اور اس سے بالکل جو ڈیولوشن کا کام آپ نے لوکل گورنمنٹ کے تھرو کرنا تھا, جو منشا یہ تھی کہ فیصل آباد کا ایک میئر ہوگا یا گجرانوالہ کا ایک میئر ہوگا یا ملتان کا ایک میئر ہوگا جس کو لاہور اپنے پیسے دے دے گا کہ بھئی آپ میئر ملتان ہیں یا بھاولپور ہیں تو یہ آپ کے ایجوکیشن کے پیسے, یہ آپ کے گورننس کے پیسے, یہ ہیلتھ کیئر کے پیسے, یہ فلاں کے پیسے, یہ سڑک بنانے کے پیسے, یہ نالی کے پیسے, بجلی لگانے کے پیسے, وہ تو آپ نے کیا نہیں, پیسے سارے لاہور میں رک گئے. تو اب آپ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں چل رہا اور آپ نے کبھی بھی نہیں چلا سکے, کسی وجہ سے سیاسی پارٹیز نہیں چلا رہی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ آئینی طریقے سے سیدھا اس بھاولپور یا ملتان کا جو صوبہ بنے گا اس کو پیسے دے دیتے ہیں. ہم یہ بات ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ لاہور کو پیسے دیں اور پھر لاہور آگے میئر کو جا کے لوکل گورنمنٹ میں پیسے دے. سو آپ نے ایک سرکموینٹ کر دیا لوکل گورنمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے, اس کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا تعین کرنے سے پہلے دو سوال ایفیکٹولی ضروری ہیں کہ کیا صرف نظام میں مسئلہ ہے کہ یہ صوبے بڑے ہیں, ڈیوالو نہیں ہو رہے, ہمیں چھوٹے صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا اس نظام میں جو لوگ موجود ہیں ان میں بھی مسئلہ ہے؟ دو مختلف باتیں جی. کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پنجاب پولیس کے نظام میں مسئلہ ہے؟ پولیس کا ایکٹ ہے 1861 کا جو پہلے ہوتا تھا, ہم نے 2002 میں نیا ایکٹ لے کے آئے, کیا وہ نظام غلط ہے جس وجہ سے پنجاب پولیس ٹھیک نہیں چل رہی اور سی ٹی ڈی بندوں کو گولیاں مار رہی ہے, یا بندے بھی تھوڑے چینج کرنے پڑیں گے؟ آپ نظام جو بھی لے آئیں, اگر آپ کمیانہ صاحب اور لیاقت چٹھا صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو لگائیں گے تو اسی طرح کے ریزلٹس آئیں گے. یہ ایک سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا اگر نظام تبدیل کرتے ہیں اور سکندر سلطان راجہ صاحب کو بٹھائی رکھیں تو کیا الیکشن کمیشن ٹھیک ہو جائے گا, یا نظام کے ساتھ ساتھ لوگ بھی تبدیل کرنے پڑیں گے؟ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس نظام میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر, بڑی کلیدی چیزوں کے اندر, جن کو محسن نقوی صاحب نے اپنی خود تقریر میں کہا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی پرابلم کریٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ ہی پرابلم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. پہلے تو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے حکومت کو, ڈیفنس منسٹر صاحب کو جو فار ایگزامپل ایز این ایگزامپل, یا انفارمیشن منسٹر صاحب جو کہ بار بار ہائیبرڈ نظام کے گن گاتے تھے کہ یہ نہیں چلا, اور یہ اس وجہ سے نہیں چلا کہ فوج نے تو اپنا کام کیا بلکہ اپنے سے بڑھ کے شاید کام کیا, انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, دیگر چیزیں کی, لیکن جو اس ہائیبرڈ میں جو دوسری سائیڈ تھی, نیشنل سیکیورٹی سائیڈ کے علاوہ جو دوسری سائیڈ تھی, جو حکومتی سائیڈ تھی, وہ اپنا کام نہیں کر سکی. وہ کہتی رہی کہ بڑا زبردست چل رہا ہے, بڑا زبردست چل رہا ہے, لیکن وہ کام نہیں کر سکی اور ایفیکٹولی وہ جھوٹ بول رہی تھی. ریاست تو اپنے کام کر رہی تھی, لیکن ریاست جن کو انٹرسٹ کر رہی تھی کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, آپ انٹرنل سیکیورٹی ٹھیک کریں گے, آپ صوبے کا کے اندر نہریں بنائیں گے, آپ پانی کا زیاں ختم کریں گے, آپ ایگریکلچر چلائیں گے, ریاست تو اپنا کام کر رہی تھی انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی, لیکن وہ لوگ جو ہائیبرڈ کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کا مکس ہونا, دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مکس ہونا ہائیبرڈ کہتا ہے. تو ایک سائیڈ تو اپنا کام کری تھی, جو دوسری سائیڈ مکس ہو رہی تھی, کیا صرف نظام کی غلطی ہے یا اس سائیڈ میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ساتھ صاحب نے کہا, بات تو بالکل درست ہے کہ ایک طرف نظام میں بھی بہتری کی گنجائش ہے اور دوسری طرف جو نظام کو چلا رہے ہیں کیا ان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ سوری سر, میں نظام کو چلانے والی بات نا انور صاحب نے وہ میرے اوپر بہتان بازی کی. میرا تو خیال ہے کہ نظام جو چلا رہے ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ نظام جو چلا رہے ہیں ان سے اچھے کوئی لوگ نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ ہی آپ جانتے ہیں کہ اس بات کا کسی بھی حب الوطن پاکستان کی طرح قائل رہا ہوں.
मेरा कहना है कि निजाम चलाने वाले नहीं, निजाम में मुलव्विस हैं कुछ लोग। वो चला ही रही है ना इसको। नहीं नहीं देखें, नहीं 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 देखें, नहीं, मेरा चलाने वाले और अच्छा चलिए इसको मौजूद और सिंप्लीफाई कर लेते हैं On a- कि on a सियासी very निजाम चलाने वाले इस तरह कर लेते हैं। शायद आप कुछ और तरफ लेके जा रहे होंगे। मैंने कहा इससे पहले कि कोई और लेके जाए, नहीं, आपकी हम बात इसको दुरुस्त है, हम क्लैरिफाई इसको क्लैरिफाई कर दें। ऑन अ वेरी सीरियस नोट अनवर रजा भाई, बात ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, लोगों का एतमाद किसी भी निज़ाम पे क्यों ख़त्म होता है, उसकी वजह ये होती है कि निज़ाम कोई भी हो, उसको जो चलाने वाले और मुख्तलिफ उसकी इकाइयाँ या उसके मुख्तलिफ जो आप समझ लें डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर काम की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ पर हम बार बार बात करते आए कि नाअहल लोग लगा दिए जाएं या ऐसे लोग लगा दिए जाएं जो उस काम से अपना फायदा तो हासिल करें लेकिन एंड पे आवाम को कोई फायदा ना दें, तो वो लाजमी बात है कि उसको बदलने की जरूरत है। और अगर हम उसको नहीं बदलेंगे तो फिर निजाम कोई भी ले आए वो फेल होगा। देखें यहाँ डॉक्टर साहब ये दो बताइए, मामलात हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं अगर किसी सूबे का इंचार्ज हूं, चीफ मिनिस्टर के लिए चले चले ज्यादा बात नहीं। जी वजीर मैं आला। अगर किसी सूबे का आगे इंचार्ज हूं और मुझे उस सूबे में 100 रुपए दिए जाएं कि आपने बिल्कुल। इसमें 32 जिलों या 36 जिलों या 40 जिलों के अंदर ये काम बिल्कुल। करना है और और आप एक मैं नहीं लगा। उसमें से एक जिले के पैसों से अपनी गाड़ी ले लूं या जहाज ले लूं या मोटरसाइकिल ले बिल्कुल, लूं या बिल्कुल। कुछ ले लूं, बिल्कुल। तो फिर जब आप मुझे किसी और निजाम में डालेंगे तो भी मेरा दिल यही होगा। अनवर रजा, यही बात मैं आज वाली सॉरी सर, बात मेरा की सवाल बात थोड़ा की। सा फ्रेम कर लीजिए सर। डॉक्टर साहब सॉरी, डीजी आईएसपीआर साहब ने फरमाया, और वैसे भी वो ना भी कहते तो ये बात दुरुस्त थी, कि अगर ये काम होगा तो ये आईनी तरीके से होगा। उन्होंने बिल्कुल। आईनी तरीके के अंदर ये काम करने का सिर्फ एक गुंजाइश है कि आप आइन के अंदर 2/3 मेजोरिटी से तरमीम करें और नहीं, आइन में Probably- एक और रास्ता भी है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में एक और प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंडम। ठीक है। नहीं नहीं सर सर दूसरा- सर 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 ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं इसमें है। आइन में तरमीम भी जरूरी है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, रेफरेंडम की कहानी और चले, है। हाँ। वो मेरा- रेफरेंडम मेरा की ख्याल कहानी ये थोड़ी कि सी और है, अब हमने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अच्छा। कुछ बात कर चुकी है। रेफरेंडम की कहानी थोड़ी सी और है। अच्छा, Let's इसके imagine अंदर कि- आईनी अदालतें जो कायम की गई हैं, उन आईनी अदालतों के अंदर अभी मुझे नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में बहुत सारी नई अच्छा, सर। पिटीशंस और नई अच्छा, एप्लीकेशन। सर, बात तो सुनिए। हम ब्रेक, अगर सर, डॉक्टर बात तो साहब सुनिए। ब्रेक की तरफ साथ में, अगर मैं डॉक्टर साहब अगर ब्रेक के बाद आए, डॉक्टर साहब ने उस पर भी रोशनी डालिएगा। बात कर दी। ब्रेक के बाद तमाम बातों का डॉक्टर साहब जवाब आपने दूंगा। इफेक्टिवली बात कर दी जी। आपने बात कर दी कि आईनी अदालत में एप्लीकेशन फाइल होंगी और कोई रेफरेंडम भी हो सकता है, लेकिन चले अगर आईनी अदालत कानून को तब्दील अच्छा, कर दे। ये आपने रास्ता बताया है। ओहो जी जी इसको ज्यादा ना खोले। ठीक है। अच्छा सर, आई एम एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एज वेल। सर, गुजारिश- थोड़ा बहुत आप भाई सर, की गुजारिश कोई सुन लें। बात को अपने तौर पे भी सर आपने कर दी बात, मैं समझता हूं, अनवर साहब भी हाँ। समझते हैं इस बात को कि आपने कर दी बात। सवाल सर ये है, जी अगर आप आइन को री इंटरप्रेट कर दें, रेफरेंडम की प्रोविजन को री इंटरप्रेट कर दें, आईनी बेंच एक ऐसा फैसला कर दे जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, नया फैसला कर दे, तब तो और बात है। लेकिन जो अभी तक की मौजूदा जूरिस्प्रूडेंस है उसमें आपको 2/3 मेजोरिटी नेशनल असेंबली में चाहिए। ठीक चलिए सर, हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, आईनी अदालत को नई जूरिस्प्रूडेंस In कर दे तो कर दे। jurisprudence, we need 2/3 majority. There is no doubt about सर it. 2/3 Absolutely. मेजोरिटी आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी से लेनी है आपके, और आपने सर क्रिटिसिज्म मोहसिन नकवी साहब की सुन ली कल रात की, जिसमें उन्होंने लैपटॉप हाँ। और इस तरह की चीजों को भी। सर आपके बिल्कुल। ख्याल में क्या प्यार से या अंगार से नेशनल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी इस प्रपोजल के साथ है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं नहीं समझता कि 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इस तरह की ली जा सकती है और इतनी बड़ी अमेंडमेंट की जा सकती हैं। उसके अंदर इतना ज्यादा काम है कि वो एक नामुमकिनात में से है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे और रास्ते भी निकाले जाएंगे। देखें, मैं शाद रसूल साहब आपका बहुत एहतराम भी करता हूँ, आप भाई हैं, लेकिन वहां पर मेरा जो एक पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान का एक माजी है, जिस तरह की पाकिस्तान में फैसला
फैसला साजी हुई, मैं किसी भी चीज को बईदस कयास नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रास्ते निकाले जाते हैं, और निकालने वाले मैं और आप नहीं, बल्कि वो असम्बलियों में बैठे हुए लोग बताते हैं, वो टॉर्नीज बताते हैं, वो सारे वो बताते हैं जो खुद जमहूरियत के सबसे बड़े नून साहब भी बैठे हुए थे, और यही मंसूर अवान और आजम तारड़ और इस तरह के लोग तो मौजूद हैं निजाम में, उसमें पैबंद लगाने के लिए। वो खुद रास्ते बताते हैं। मुझे जरा ब्रेक पर जाना है, फिर ब्रेक जब वापस आएंगे तो फिर इस पर बात मोहसिन नकवी साहब को आखिर इस तरह की गुफ्तगू करने की जरूरत क्यों कर पेश आई, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो कोलैप्स कर चुका है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है अगर आपने अवामी मसाइल को हल करना है। डॉक्टर हामिद अल मशरिकी साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बड़े ताकतवर वज़ीर दाखिला हैं और उनकी बात भी बड़ी ताकतवर होती है। एक दफ़ा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो शुक्रगुजार हैं मोहसिन नकवी साहब के कि वो वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है। इस वक्त उन्हें ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने चार्जशीट किया अपने ही प्राइम मिनिस्टर को, अपनी ही काबीना को, तो ये क्या ज़रूरत थी? सॉरी सर, इसको थोड़ा सा वाजे करें कि जैसे कि सर पिछला सेगमेंट खत्म होने से पहले डॉक्टर साहब आपको पता है कि हम ये बात कर रहे थे कि इस प्रपोजल से अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए जिस भी तरीके से हो, आईनी बेंच कर दे, रेफरेंडम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो मरियम साहिबा लाहौर फैसलाबाद की या लाहौर गुजरांवाला की या लाहौर फैसलाबाद की चीफ मिनिस्टर होंगी, हमजा साहब सियालकोट गुजरांवाला के होंगे, एक बंदा मियाँ वाली सरगोदे का होगा, एक मुल्तान का होगा, एक भावलपुर बहालनगर का, इसी तरह से होगी कहानी। तो सर वो तो आपने जैसे फरमाया कि वो अनएक्सेप्टेबल देखें, सॉरी से मैं गुजारिश करूं, इसी तरह सर सिंध में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और पीपल्स पार्टी की पावर कम होगी, क्योंकि जो आपका सारा सवाल समझ गया सर मेरा सर आपसे सवाल है कि एक ऐसे मौके पे जब पहली गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही, इमरान खान साहब से सेटलमेंट कोई हुई नहीं, अमेरिकन कहानी थोड़ी सी ऊपर नीचे लग रही है, आपके सामने है। आप साथ मुझे 2 मिनट दीजिए सर सवाल ये है कि ये वक्त क्यों पिक किया? और भी मौजू वक्त थे जब आप थोड़ा और तरीके से कर सकते थे। अब तो सर टोटल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग जो है ताकत के अलावा, यानी कि इंस्टीट्यूशन के अलावा, है ही नून लीग पीपल्स पार्टी पे। तो सर कैसे चलेगी कहानी? सर आप थोड़ी सी सूरत हाल को रियलिस्टिकली देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे से ये बात तमाम और बहुत सारे हलकों में महसूस की जा रही है कि वो जो डिलीवरेंस का प्रॉब्लम है, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, गवर्नेंस का इशू है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामलात को डायरेक्ट आईएसपीआर को डिफेंड करना पड़ रहा है, बहुत सारे मामलात पे डायरेक्ट बहुत सारे मुख्तदर हलकों को इंटरवीन करना पड़ रहा है, बहुत सारी तवक्कुआत, बहुत सारे वादे किए गए पिछले 3-4 साल में कि ये हम डिलीवर करेंगे, जिसके अंदर बहरहाल कहीं ना कहीं नाकामी हुई, मायूसी हुई, तो उसका ये नतीजा है। उसके बाद अगली बात ये है कि आपको किसने कहा कि खान साहब के बाहर आने की कोई चांसेस नहीं है? आपको किसने कहा कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ही आगे? सर पूरी बात ना करें ना, हमें 3-4 शो करने चाहिए इसके ऊपर, तो जरा थोड़ा थोड़ा करके बताएं सर। हाँ देखें, बात यह है कि बड़ी क्लैरिटी ये रखें कि जब फैसला साज और जब मामलात किसी तरफ और निकलेंगे तो फिर बहुत सारों के लिए रूम भी क्रिएट होगा, बहुत सारे नए आपको चेहरे भी नजर आएंगे, बहुत सारे नए आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी नजर आएंगी। अब मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं? आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक पार्टी के एमएनए मेंबर्स बने हैं जिस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया। एक पार्टी कश्मीर का इलेक्शन भी लड़ रही है जिसका आज से 1 महीने पहले तक कोई वजूद नहीं था। एक अंदाज में जो जहाज या कोई खरीदी जाती है चीजें, उन पर जब डटाई की जाती है तो उसका क्या रिएक्शन आता है। उसके बाद फिर असेंबली के अंदर स्पीकर के हवाले से पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। अच्छा सर, सॉरी सर, पॉज करें, मैं आपकी बात समझता हूँ सर। गुजारिश है कि वो आज साथ सब एक शरारत के मूड में बैरिस्टर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर सारी बातें आज शरारत के मूड में बैरिस्टर साहब, सर सारी बातें पूरी याद आ गया। नहीं सर, मेरी सर आपसे गुजारिश है, वो सिर्फ 1.5 घंटे की फिल्म है ना, तो हम उसको मतलब 15 मिनट में खत्म नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सर वो विलन वाली रिवील जो है ना वो आखिरी 10 मिनट के अंदर ही होगी। सर गुजारिश है
سر یہ جو آپ نے ایک بات کی بڑی انٹرسٹنگ ہے سر. اگر نظام اس ڈگر پہ چلے کہ ہم یہ صوبے بنائیں گے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز اسی جگہ پہ موجود رہیں جہاں پہ ہیں, کہ یعنی کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ نہیں بن سکتا, 18ویں ترمیم انڈو نہیں ہوگی اور نون لیگ بھی اس کو اپوز کرے گی, تو سر آپ نے درمیان میں بڑی جلدی ایک بڑی ضروری سی بات کر دی کہ پھر لوگوں کی کوئی تو فالوئنگ کرنی پڑے گی نا سر. لوگ محسن نقوی صاحب کو یا میاں عامر صاحب کو یا گوہر اعجاز صاحب کو تو نہیں فالو کرتے, مطلب وہ تو آپس میں کھانا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور جتنے باہر گارڈز اور ملازم ہوں گے اتنے ہی لوگ ہیں نا, مطلب وہ جلسہ تو نہیں کر سکتے 2 لاکھ بندے کا. تو سر آپ نے کہا کہ کسی کو شاید ریلیز کرنا پڑ جائے, اس کی سر تھوڑی سی بتائیے بات. بالکل میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر اتنا بڑے فیصلے لینے ہیں تو ان فیصلوں کو پبلک پاپولیرٹی دینے کے لیے میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ موسٹ پاپولر کون ہے اور کس طرح کا ریلیف ملنے کے کس شرائط پر مل سکتا ہے یا کس انداز میں مل سکتا ہے. اور ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس کے اندر جو میں انور رضا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا واحد جو سب سے بڑا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے غلط لوگوں کو کیوں لا کے بٹھایا. آپ ان لوگوں کو اگر نہ بٹھاتے اور کسی بھی دوسرے کو بٹھا دیتے تو شاید معاملات اتنے خراب ہی نہ ہوتے. سر میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ سر نظام اور لوگوں دونوں کا تھوڑا تبدیلی کا سر وقت چل رہا ہے نا, کچھ نظام اور کچھ لوگ. لیکن اب وقت ایسا آ رہا ہے کہ جب نظام بدلیں گے تو وہ لوگ جو اس نظام کو بدلنے میں رکاوٹ ہوں گے ان لوگوں کو بھی بدلا جائے گا. اچھا سر, سوری سر, اس کو تھوڑا سا وار گیم کریں, تھوڑا سا سر اس کو آگے لے کے چلیں. تو سر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ریاست سے نالا ہیں ہمارے نظام میں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ریاست سے نالا ہیں. آپ ان کو کبھی کشمیر میں دیکھتے ہیں, کبھی بلوچستان. سوری سر میں سوال نالا جی میں سر نہیں کہہ رہا کہ وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان ہے, مطلب نہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں ریاست سے نالا جو ہے نا وہ کافی ہارش ورڈ ہے. ہاں ریاست سے وہ کہیں نہ کہیں اپنے تئیں اختلاف رکھتے ہیں. سر آپ نے اور میں نے اسی نشست سے یہ بات کی کہ ہم ریاست کی 26ویں ترمیم کی پالیسی کو سے ایگری نہیں کرتے کیونکہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ریاست کے خلاف ہوں, میری ریاست کی 100 پالیسیز ہیں, ان میں سے میں 99 سے ایگری کرتا ہوں, ایک سے ڈس ایگری کرتا ہوں. فرق ہے. نالا میں تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں سر, نالا رہ کر آپ ریاست کا حصہ نہیں رہ سکتے. چلیے سر ناراض کہیں, چلیے سر ایسے کہہ لیں کہ علیحدگی اختیار کر دی. سر آپ کی مرضی کا لفظ, الٹیمیٹ ریزلٹ آف بینگ نالا. سر آپ کی مرضی کا لفظ سر استعمال کر لیں جو آپ چاہتے ہیں, جس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ ریاست نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ان پولیٹیکل پارٹیز یا ان لوگوں کے لیے بڑی سختی کی باقیوں کے اوپر, خواہ وہ اسلام آباد ہو, خواہ وہ مرید کے ہو, خواہ وہ الیکشنز ہوں, خواہ وہ دیگر چیزیں ہوں. کچھ لوگ ہیں جو کہ اس بات کو وہ اس گروپ کو اکٹھا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو برسر اقتدار ہیں اور جو ہمارا سسٹم ہے یہ ایک ہے, اور سسٹم خود بھی کہتا رہا کہ ہم ہائیبریڈ ہیں, ہائیبریڈ پلس ہیں, ہم اکٹھے ہیں, ہم یہ ہیں وہ. دیکھیں دونوں طرف میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, دونوں طرف سے کامن ذہن کے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے اور دونوں طرف سے وہ لوگ جو خود کو کسی نہ کسی انداز سے ریاست کے مخالف پالیسیز میں لانا چاہتے ہیں وہ ایک طرف چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشورہ دیتے ہوئے درست بات کرو, یہ امانت ہے. تو سر ہمیں سچ بات کرنی چاہیے. سر جو دونوں طرف آپ بات کریں نا اس میں ایک طرف بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نے محسن نقوی صاحب کی آڈینس میں دیکھا, اس میں بزنس مین بھی ہیں, اس میں دیگر لوگ بھی ہیں, اور دوسری طرف سر بہت سارے لوگ نہیں ہیں, ایک بندہ وہ قائل ہوگا, سوری سر وہ قائل ہوگا تو اب 25 میں سے 5 کروڑ بندہ قائل ہو جائے گا, چلے ہم 50% نہیں کہتے 20% کہہ لیتے ہیں کہ 20% لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, تو 5 کروڑ بندہ قائل ہو جائے گا, وہ ڈس ایگری کرے گا تو 5 کروڑ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر میں جتنا جانتا ہوں, جتنا میری سمجھ بوجھ ہے, وہ بندہ جس دن آپ کو یہ بات اس کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ
जिस दिन उसको यकीन दिला दिया जाता है कि इन लोगों से अब जान छुड़ाई जा रही है और जैसे भी है, तो मेरा ख्याल है कि आधा तो वो बंदा वही राजी हो जाए। सर ये आपने अब देखे ना, मैंने आपसे कहा था कि सर हम 1.5 घंटे की फिल्म 1.5 घंटे में चलाएंगे, 15 मिनट में नहीं। मेरा सर आपसे अगला सवाल है कि क्या देखो आपसे मैं सॉरी सर पॉइंट वाला आदमी। सर गुजारिश है आज आप सुनेंगे डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज हम दोनों में से मुझे लग रहा है कि अनवर रजा ये भाई आज मौसम अच्छा ना, तो साहब भाई उसका फायदा उठा रहे। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि ब्रेक के बाद आखिरी जुमला, सिर्फ एक सेगमेंट, आप उसमें कर लीजिए। एक जुमला ओके। डॉक्टर साहब क्या उस बंदे को राजी करने के लिए जिसको आपने कहा है कि अगर बता दिया जाए कि ये वाले लोग जा रहे हैं तो वैसे, क्या सर इस तरह की कोई शॉट फायर भी हो चुकी है? बिल्कुल हो चुका है सर ब्रेक के बाद बताइएगा नजर ये उसके तो बारे बड़ा में। इंपॉर्टेंट है। चलिए ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी चपकलिश बढ़ती चली जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये तो नस्ल दर नस्ल फॉर्म 47 की पैदावार है। डॉक्टर साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान और इनकी जमात के दरमियान जो चपकलिश है, ये कोई मैसेज भी गया है इन्हें मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि मिल बैठे वरना हालात मजीद खराब हो और सकते सर हैं। मैसेज की बात करते करते आपने ब्रेक पे जाने से पहले भी ये कहा था कि कोई जी, वो मैसेज पहले गया। उसका आंसर भी सर दीजिएगा। दोनों जरा बता दें। देखें मैंने उसका एक शेर सुनाया था, मेरा ख्याल है ऑफ एयर हो जी गया ऑफ था। एयर हो उसके गया ऊपर था। तो मैं- दोबारा सुनाइए। उसके ऊपर तो मैं एक ही शेर सुनाता हूँ कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, घर की बात है घर में रहे तो अच्छा है। अभी बात को अंदर ही रहने दे, जब अच्छा सर आएगी व्हाट्सएप तो करके बता दें चलें। ठीक है। सही है। और ये मुझे नून और अच्छा। पीपल्स पार्टी और अच्छा। पैगाम रसानी और हालात को बेहतर करना, वरना ये मैसेज। देखें बात यह है कि बड़ा क्लैरिटी ये है कि खुद पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो वादे वईद उनसे किए गए थे इस इलेक्शन 2024 के बाद, जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो की और बहुत सारी चीजों को अकोमोडेट करने की बात की गई थी, जब पिछले 6 माह से वो बातें खत्म होती नजर आई और उसके बाद पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की जो है उसका नाम लिया जाने लगा कि जी आगे शायद उनके इक़्तिदार जो है वो उनको मुंतकिल होगा या क्या होगा, तो पीपल्स पार्टी के लिए नामुमकिन था कि ये सब कुछ होता देखा जाए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसके अंदर अभी भी बिल्कुल गुंजाइश है कि अगर वही बात है कि अगर इनको कहीं से एक स्ट्रिक्ट मैसेज आ गया तो ये जो फायर है ये सीज फायर हो जाएगा। और आपको पता है कि सीज फायर जो है वो आजकल कहाँ से होता है, ये बात आप अच्छा भी सर जानते चलें हैं। एक थोड़ी सी सीरियस बात करें सर, आपकी इजाजत। अच्छा सर, सर जब ये इंतजामी निजाम, सर महंगाई तो बहुत देर से चल रही है ना, तो इतना कोई फिक्र नहीं थी किसी को। महंगाई तो आपके सामने है, गरीब आदमी महंगाई में पिस रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। बाकी चीजें भी सर इसी तरह रड़ रही हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। जो सर सिस्टम को थोड़ा जानते हैं वो ये कहते हैं कि अब नागुज़ीर हो गया है कि वफाकी हुकूमत सूबों को पैसे कम दे या कुछ 18th अमेंडमेंट को रिकंसिडर करे और एनएफसी अवार्ड और वफाक के पास कुछ रिसोर्सेज वापस आए। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो गया तो वफाक के पास चीजें आ जाएंगी, सूबे रिलेटिवली कमजोर होंगे, छोटे होंगे तो नेचुरली थोड़े से वफाक के जक्सटापोजिशन में कमजोर होंगे और रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वफाक के पास आ जाएंगे। सर क्या इस प्रपोजल से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि हमारे फेडरल फाइनेंशियल रिसोर्सेज तकरीबन खत्म हो रहे हैं या काफी कमजोर हो चुके हैं, और जो हमें उम्मीद थी पैसों की कुछ इंटरनेशनल दोस्तों से, खासतौर पे जो अमेरिका 10 बिलियन की रिक्वेस्ट की हुई थी, उसमें कोई आगे उम्मीद नजर नहीं आ रही, हमें डोमेस्टिकली ये पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें वफाक जो है वो आपको भी पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जिस अंदाज में कमजोर हुआ, और उसके अंदर जो सबसे अहम सवाल उठता है कि कर्ज सब वफाक ले, जिम्मेदारी सब वफाक ले, सूद सब वफाक उतारे। ये एक बड़ा वेल जस्टिफाइड वफाक का और मैं समझता हूँ स्टांस है कि जी अगर आप बर्डन नहीं शेयर कर सकते तो आपको फिर लग्जरी भी नहीं एंजॉय करनी। ये सॉरी सी बात है। डॉक्टर साहब गुजारिश है, सवाल जो पॉइंटेड है आपसे, सर हमें कम मौका मिलता है आपसे पूछने का, तो पॉइंटेड सवाल ये है कि सर ये बात तो पिछले साल भी सच थी ना। ये बात तो जब 27वीं तरमीम कर रहे थे तब भी सच थी। सॉरी सर, पिछले साल सॉरी सर आप मुझे जवाब दे रहे हैं। सर एक सवाल पूरा
کہ یہ بات 27ویں ترمیم جب کر رہے تھے تب بھی سچ تھی, یہ بات جب 26ویں ترمیم کر رہے تھے تب بھی سچ تھی, لیکن اس وقت ابھی پیسے موجود تھے. لوگ کہتے ہیں کہ بات اب اس لیے ہو رہی ہے کہ اب ختم ہو گئے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں آپ کی چھوٹی سی بات بتاؤں, پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک امید دی جا رہی تھی کہ جی گورننس بہتر ہو جائے گی, ٹیکس کلیکشن ہو جائے گی, پتہ نہیں ایف ڈی آئی آ جائے گی. ان وعدوں پہ اعتبار کیا گیا اور ان کو 1-2 سال اور دیے گئے. سو یہ ایک سادی سی بات ہے کہ اب وہاں اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے وفاق کا ریزروز اور وفاق کے معاملات جہاں پر ایکشن لینا ناگزیر ہو گیا ہے. یہ ایک وہ میسج ہے, یہ ایک وہ بات ہے جو کہ میں سر آپ نے سب بالکل جانتے درست ہیں. بات کی, بالکل یہ بات درست آپ نے کی سر. اسی کے اندر کنجی ہے اس کہانی کی کہ فائنانشل ریسورسز کی جو ری ڈسٹریبیوشن ہے, اگر یہ ٹھیک ہوتی یا ہمارے فسکل پالیسی ایفیکٹولی انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک ٹھیک چل رہی ہوتی تو شاید مزید سال دے دیا جاتا یا 2 سال دے دیے جاتے. ویسے بھی حکومت کے 2-2.5 سال تو رہ گئے ہیں. یہ جو اس کی ایمرجنسی ہے, یہ صرف کیا اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس پہ مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے اوپر سے زیادہ ہمارا جو اس وقت جو فیوچر کا جو اگلے چند مہینوں کی جو مینجمنٹ ہے ابھی تو وہاں پر پرابلم ہے. ابھی تو پرابلم ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر ہے. ابھی جو پرابلم ہے ہمارا امبیلنس آف پیمنٹس کے اوپر ہے. ابھی سر جو کیا یہ پرابلم پرابلم ہے اتنی سیویئر ہے کہ چند مہینوں میں یہ میچور ہو جائے گی اور یہ فوراً کرنا ضروری ہے, یا اس میں تھوڑی سپیس ہے سر؟ میں آپ کو بتاؤں, اب انور رضا کا پروگرام بند ہو جائے گا میری وجہ سے تو پھر آپ مجھے کہیں گے میں تو آزاد سر آپ اور میں کہیں چائے پیئیں گے اور گپ لگائیں گے, انور کو بھی بلا لیں گے سر. اچھا, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا لیکن اس بار سب سے زیادہ ہوگا. جب کبھی بھی اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آئی سول سیٹ اپ کے اندر تو پھر آپ کو بہت بہت سارے راز کھلیں گے کہ کس نے کیا 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 اور کس کو کیا کیا موقع ملا اور کس کو کہاں کہاں پر کوشش کی گئی, سمجھایا گیا کہ بس کر دو اب کچھ ملک کا سوچو, لیکن بدقسمتی سے نہیں سوچا گیا. اور وہ ابھی بھی برسر اقتدار ہیں سر. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ آپ دونوں کے گفتگو سے پروگرام ہی بند ہو, میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت رکھیے, اللہ حافظ.